हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नई सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलिटी पूरा होता है उसके पीवाईक्यूज करेंगे। और यूपीएससी में पीवाईक्यूज का इम्पोर्टेंस सबको ही पता है कि पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। पीवाईक्यू से ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के लिए कॉग्निजेंस आईएएस ने पॉलिटी के क्वेश्चंस जितने काफ़ी पुराने से हमने स्टार्ट करना शुरू किया है, तो विल डू फ्रॉम 1979 टू 2023। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि डेली 10-15 क्वेश्चन हम डिस्कस करें डिटेल में। और धीरे धीरे जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो ये हमारा सिलेबस जो है एटलीस्ट एक राउंड ऑफ हमारा रिवीजन जो है दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। So the question is, the members of the Constituent Assembly were elected by the provincial assemblies, elected directly by the people, nominated by the government, and only the representatives of princely state. तो आप सबने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही है, ठीक है, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी वो बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। तो इसमें कैबिनेट मिशन प्लान के, तो यूपीएससी ये भी कभी पूछ सकता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन कौन से प्लान पे हुई थी। तो एक तो इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, और इसमें हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बेसिकली इलेक्ट की गई थी बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हम याद रख सकते हैं कि एक तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी और इसमें जो लोग थे वो इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज से, जिसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शंस होता था थ्रू। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। तो अगर आपको मनी बिल के बारे में पता हो तो ये सबको पता रहता है कि यार इट इज आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें काफ़ी सारे नियम दिए हुए हैं। एक बार यूपीएससी ने 2018 में भी पूछ लिया था मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी रिपीट होता रहता है। आर्टिकल इसमें ध्यान रखने की चीज़ है, एक तो 110 होता है और इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो मोटा मोटी अगर आपको मनी बिल याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक चीज़ होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इसमें मान लीजिए कोई भी लोन वगैरह लेना हो, कोई भी डिक्लेरेशन हो, तो जो इसको असर कर रही हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इनके बेसिस पे ये पूरी 4-5 इक्वेशन 4-5 वो होती हैं, उनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, तो उनको देख लीजिए आप। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, सो व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। So it can amend it, it can reject it, it can withhold a bill for 14 days to make recommendation. It has no power regarding money bill। ठीक है, तो हम सबको पता है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा का प्रोरोगेटिव है। लोकसभा का स्पीकर ही जो होता है मनी बिल को, कोई भी बिल को डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं है। इस पे आपको याद होगा कि आधार बिल को लेके बड़ी वो हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसको मनी बिल कैसे बना दिया। तो इसमें राज्यसभा का कोई मेजर रोल नहीं होता है। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा क्या कर सकती है कि 14 दिन तक जो है उसको रख सकती है, ठीक है। और उसके बाद भी इट कैन ओनली गिव द रिकमेंडेशंस। उसके बाद भी लोकसभा चाहे तो उसे देखे, चाहे तो ना देखे, तो उससे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मनी बिल होता है, इट इज इंट्रोड्यूस इन द बिल, इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में आ सकता है। और राज्यसभा चाहे इसको अपना कुछ करे ना करे, जब ये पास होता है तो इसको कहा जाता है कि दोनों हाउसेस के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। तो ये भी इसमें, तो इसमें क्या है, 110 आर्टिकल हो गया, 5-6 पॉइंट हो गए, लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दे रखे हैं। एक तो बस इसमें याद रख सकते हैं कुछ कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड होते हैं, कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और कुछ बोरिंग वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये आप एक बार उसको देख लीजिए। और ये और क्या याद रखिए कि भाई मनी बिल है तो को डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, तो लोकसभा के पास ये सारी पावर होती है। प्रेसिडेंट जो होता है उसको रिक्वायरमेंट होने के बाद ये पार्लियामेंट में आ सकता है।
और 14 दिन तक वो उसको रख सकती है, रिकमेंड कर सकती है, लोकसभा चाहे माने ना माने, और उसको पास कर दे। और जब पास हो जाएगा तो कहा जाएगा कि इट हैजन पास थ्रू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। 40 द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट रिमेंबर्ड एज 43rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? ensures right to poverty, ensures freedom, limits the power of the government, restores to high court and to consider the validity of any central law। ये ठीक है। सो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ये आप सबको पता ही होगा। तो इसमें जो हमें कंसेप्ट पढ़ने की वो है, तो इसमें एक जुडिशरी का जब भी सवाल आता है तो जुडिशरी का याद रखिए कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो क्या कंसेप्ट होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। ठीक है, जुडिशरीज क्या, वो याद रख सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह याद रख सकते हैं कि 124 से शुरू हो जाते हैं और 140 तक जाते हैं, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। सो एग्जीक्यूटिव होता है जो गवर्नमेंट होती है, जो लेजिस्लेचर होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, और जुडिशरी जो जजेस वगैरह होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, ये पूछा कौन होते हैं, मतलब ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हम सबको पता है कि वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टली कहता है कि दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा, बिकॉज लोकसभा में क्या होता है, सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें याद रख सकते हैं कि भाई डायरेक्टली होते हैं। तो इसमें आर्टिकल भी याद रखना चाहें तो आप आर्टिकल 74 देख सकते हैं। 74 बनी, एक बार इस क्वेश्चन भी पूछा है, शायद 2015 में फिर से पूछा। तो ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे आपको पता होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो होते हैं एमएलए वोट करते हैं, एमपीज वोट करते हैं, और ओनली इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं और जो एमएलसी वगैरह होते हैं, स्टेट की जो काउंसिल होती है उसके मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, ये लोग वोट करते हैं। सो इसमें जो आपको पता होगा कि जो सीट्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट की पॉपुलेशन है कुछ 10 लाख, और वहाँ पे उस स्टेट में सीट है कुछ 250, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे वैल्यू ऑफ एमएलए आ जाता है उस स्टेट के अंदर में। फिर एमपी की वोट का वैल्यू निकालने के लिए सारे एमएलए की वोट को गिन लेते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एमपी जो हैं उसमें। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है एमपी के वोट, 2018 में सवाल भी आया था। तो इधर पे वाइस प्रेसिडेंट का पूछा। वाइस प्रेसिडेंट का तो ईजी होता है इलेक्शन, उसमें तो डायरेक्टली सिर्फ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करता है और उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ लोकसभा राज्यसभा दोनों के करते हैं। इसमें एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, आपको पता ही है राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, तो इसमें ये लोग भी वोट डालते हैं। ठीक है, और इसका वाइस प्रेसिडेंट का अगर आपको एक आर्टिकल आप याद रख सकते हैं, कभी कभी मेंस में काम आ जाता है, इस बार ही शायद पिछले साल आया था वाइस प्रेसिडेंट का सवाल, तो आर्टिकल 63 होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अपने स्टेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इंट्रोड्यूस कब हुआ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, एक तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, और एक हमारे यहाँ पे डीपीएस भी होता है। तो इनके आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि ये पार्ट 3 में आता है, ये पार्ट 4 में आता है, ये इसमें आता है। ठीक है, ये जो है एडेड हुआ कब, जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, स्वरण सिंह कमेटी थी हमारी, ये इसमें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमने जो है एक आर्टिकल भी ऐड करा है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 51A। तो उसमें जो डाली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर ऐसे ही मैं आपको एक एक करके याद दिलाऊं तो वो है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करो, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे रिलेटेड कुछ कुछ करो, इंटीग्रिटी और वो प्रोटेक्ट करो, हारमोनी फैलाओ सोसाइटी में, फिर एक वो कल्चर वगैरह को प्रमोट करो, फिर एक वो साइंटिफिक टेम्पर वगैरह बढ़ाओ, फिर एक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत करो, फिर वुमेन के लिए
डेरोगेटरी वो सब ना करो, फिर एक एक्सीलेंस लाओ हर उसमें, ठीक है। फिर एक हम देखते हैं कि 86 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो हमने वो चिल्ड्रंस को स्कूल में जाने की राइट फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड कर दी थी, ठीक है। सो ये इसका एक बेसिक वो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका क्लियर आंसर है सेक्युलरिज्म इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी विच इज देयर, ठीक है। सो ये इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में क्या याद होना चाहिए, आर्टिकल 51A याद होना चाहिए, आर्टिकल 51A याद होना चाहिए, स्वरण सिंह कमेटी याद होनी चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, कौन कौन सी डाली गई वो आई, फिर कौन सी एक बाद में डाली गई वो डाली गई 86 डाली गई, चाइल्ड को स्कूल भेजने वाली डाली गई, और इसके साथ साथ डीपीएसपी भी चेंज हुई थी। डीपीएसपी में भी डाला था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक शुरू से लेकर 6 साल तक के बच्चे को भी एजुकेशन दे, और यहीं पे आर्टिकल 21A भी डाला गया था जिसमें बोला गया था कि भाई राइट टू एजुकेशन सबको होना चाहिए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली सवाल भी आ सकता है, मेन से भी आ सकता है, डीपीएसपी और इन सब पे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये आपको पता ही होंगे, फंडामेंटल राइट्स हम शुरू करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बातें होती हैं पहले, राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक होती हैं, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है जो 19 से लेकर 22 तक आती हैं, फिर वो फोर्स्ड, फिर एक्सप्लॉयटेशन और उसके अगेंस्ट होती हैं 23-24 आ जाती हैं, फिर रिलीजन वाली होती हैं, वो होती हैं 25 से 28, फिर जो है कल्चर और माइनॉरिटीज वाली होती हैं वो होती हैं 29 और 30। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये वाली तो उन्होंने यूपीएससी ने एक बार पूछ भी ली थी, ठीक है। तो पूछ लिया था कि भाई राइट टू इक्वालिटी ऐसे दे दिया था कि अबॉलिशन टू ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है, तो ये कौन सी है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन में कुछ बच्चे मार्क करके आ जाते हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आती है, राइट टू इक्वालिटी में आती है। तो ये आपको पता है आर्टिकल 17 होता है, तो ऐसे ये 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू वोट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ लीगल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई गेस 2020 में पूछ लिया था यूपीएससी ने कि ये वाली राइट कौन सी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड अपॉन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आजकल स्पीकर जो है बहुत न्यूज़ में भी है, महाराष्ट्र का आप सब लोग केस जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र स्पीकर में टसल चल रहा है। सो स्पीकर जो है इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे स्टेट असेंबलीज के स्पीकर हो, ठीक है। तो इसमें लोग स्पीकर का इलेक्ट होने का ये भी बहुत जरूरी है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इलेक्ट होता है, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द हाउस। सो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और स्पीकर डज नॉट एग्जिट हिज ऑफिस आफ्टर इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी याद रख सकते हैं, यूपीएससी ने पूछा था 2018 में पूछ लिया था ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एक प्रो टर्म स्पीकर अलग होता है जिसको छोटे टर्म के लिए बनाया जाता है जब तक नया स्पीकर नई वाली लोकसभा इलेक्ट ना कर दे। सो इसमें यहाँ पे काफी लोग फंस जाते हैं, तो ये वाला जो था कि लोकसभा का स्पीकर इमीडिएटली ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है। और स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। फिर स्पीकर का रोल क्या होता है, इट मेंटेन्स द डेकोरम ऑफ हाउस, चेयर, हेड ऑफ चेयर, जो स्पीकर कमेटी का हेड होता है उसका हेड होता है, बिजनेस रूल्स देखता है, जॉइंट सिटिंग में भी स्पीकर बैठता है, जॉइंट सिटिंग में भी स्पीकर बैठता है, ठीक है। लोकसभा बिल जो है मनी बिल है कि नहीं ये भी यही देखता है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में ये सब आता है, 10th शेड्यूल जो है हमारी इसके लिए बनी थी, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, तो हमने सबकी वो देख ली। तो इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, स्पीकर का मैंने आपको बता ही दिया स्पीकर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है ये इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट डिसीजन इज फाइनल, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसमें हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भाई अगर 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसको स्पीकर देखता है, और अगर और कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसमें
प्रेसिडेंट जो होता है वो देखता है, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है फाइनल होता है, तो उसमें बहुत सारे हैं और इसकी पावर आती है आरपीए से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये भी मेंस में भी आता रहता है, मेंस में पिछली बार भी सवाल था शायद, 2022 में भी सवाल था। तो आरपीए जो है मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द केस ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर्स टू, ठीक है। अब ये सुनने में लग रहा होगा कि भाई काफी डिफिकल्ट है, बट बहुत इजी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कुछ मेथड्स जो हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये जो मेथड है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसका आर्टिकल में भी ये मेंशन्ड है कि आर्टिकल 71 जो है इससे डायरेक्टली डील करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की ऐसे पावर पता होनी चाहिए कि अपीलाइट ट्रिब्यूनल है, रिकॉर्ड है, ठीक है, हाउस ऑफ अपील से आप जा सकते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन कौन से होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है फेडरल इश्यूज वाले जो होते हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये वाला सवाल यूपीएससी पूछता रहता है। The liberty, equality, fraternity, the three great ideas of our modern time were derived from French Revolution, सबको पता है, ठीक है। सो इनका मतलब भी वैसे पता होना चाहिए कि भाई लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। लिबर्टी, ये लिबर्टी के लिए सवाल भी आया था 2019 से 20 में, जैसे पूछ चुका है। लिबर्टी होती है भाई रिस्ट्रेंट, मतलब होगा उसमें ऊपर रिस्ट्रेंट कोई ना लगाए। इक्वालिटी तो सबको पता ही है। फ्रेटर्निटी जो होता है ब्रदरहुड वगैरह, तो उसको हम कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कब होता है, जब हमको पता है कि जब डेडलॉक हो जाता है, जब डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। तो एक आजकल ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट जो होती है उनके पास में लोकसभा में तो मेजोरिटी होती है, बट राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द एमएलए ऑफ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली जो होती हैं उनके एमएलए इसको बनाते हैं राज्यसभा से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अभी भी आप देखेंगे तो मेजोरिटी नहीं है, अराउंड 100 के अराउंड सीट है। टोटल सीट राज्यसभा में आपको पता ही है 245 होती है, इसकी मेजोरिटी आप निकाल सकते हो। लोकसभा में आपको पता है 543 होती है, मेजोरिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो अगर आप इसको पढ़ेंगे, इफ अ बिल हैज बीन पास बाय वन है ट्रांसमिट टू द एंड द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, तो ये हो जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है फिर लोकसभा की, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जब ये दोनों की जॉइंट सेटिंग होती है तो बिल पास हो जाता है, जैसे कोटा था। तो इसमें एक ध्यान रखने की बात है, एक तो इसमें जॉइंट सेटिंग में स्पीकर बैठता है, और जॉइंट सेटिंग आज तक जो है कितनी बार हुई है, तो ये भी एक बार क्वेश्चन शायद 2017 में पूछ लिया था यूपीएससी ने कि आज तक कितनी बार हुई है। तो इसमें आपको पता होगा, एक तो डॉरी के लिए वाले एक्ट के लिए हुई थी, एक बैंकिंग वाले के लिए हुई थी, और एक बार कोटा वाले के लिए हुई थी। तो ये 3 चीज़ याद रख सकते हैं, जॉइंट सेटिंग याद रख सकते हैं, कौन बैठता है, कितनी बार हो चुकी है, डेडलॉक क्यों होता है। तो ये सबसे ही सवाल हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड, फाइनेंस कमीशन का आपको सबको एक्ट पता ही है, तो आर्टिकल 280 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फाइनेंस कमीशन जो है कैसे बनता है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब अपन को पता होना चाहिए। तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, 5 साल के लिए ये होता है, ठीक है। और 5 मेंबर्स का लक्ष्मीकांत में भी लिख रहा है कि भाई एक फाइनेंस का कुछ जानकार हो, एक पब्लिक पॉलिसी का कुछ जानकार हो, एक जज हो, इस टाइप से इसके मेंबर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट बनाती है। अभी आपने देखा ही होगा, ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि 15 टर्म के जो है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस बताओ। ये जीएस पेपर 3 में भी पूछ लेते हैं, जीएस पेपर 2 में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो एक बार इनको आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी जो स्टेट का शेयर है 15 फाइनेंस कमीशन में 41% है, ठीक है। फिर अगर आप क्राइटेरिया देखोगे तो पॉपुलेशन एक मेजर होता है, एरिया होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है, डेमोग्राफिक भी होता है, जिसमें सदर्न स्टेट कह रहे थे कि भाई हमारा खराब हो गया है, ठीक है। फिर टैक्स एफर्ट्स भी होते हैं, तो इसके कुछ कुछ परसेंटेज होते हैं। तो सबका जो सबसे ज़्यादा जो होता है, इसमें ये भी एक सवाल हो सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो इनकम डिस्टेंस होता है, दैट इज 45%, सबसे ज़्यादा बेटर होता है उसका। तो ये थोड़ा चेंज करते रहते हैं। और इस बार गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है कि कंडीशंस इम्पोज कर सकती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंस एज वेल। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, सो ये तो काफ़ी बेसिक सवाल है, लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है। सो आर्टिकल 79 जो है इसकी बात करता ही है कि भाई एक तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक लोकसभा होती है, और एक जो राज्यसभा होती है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है इसका मेंबर तो नहीं होता, बट इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। कैसे होता है, हाउस को समन करता है, प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है,
ऑर्डिनेंस इशू करता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा राज्यसभा, तो इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि भाई राज्यसभा लोकसभा कब अडॉप्ट हुआ, तो 1954 में अडॉप्ट हुआ। ऐसे भी सवाल पूछ लेता है यूपीएससी की, सीक्वेंस बताओ कौन सा कब हुआ, तो 1954 में हुआ। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हम सब जानते हैं, डीपीएसपी में होता है। ठीक है, डीपीएसपी का पता ही है आपको कि उसके लिए अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये फंडामेंटल हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सो ये जो है ये बताता है डीपीएसपी की इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये जो है आपको पता ही होगा, पार्ट 4 में आती हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होते हैं, ये कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तो उसमें लिखा ही हुआ है। इसमें आप देखोगे तो जो डीपीएसपी से जो है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे बने, ये बात होती है सबसे ज़्यादा। और ये सबसे बड़ी बात है कि नॉन जस्टिसेबल होते हैं, नॉन जस्टिस। तो इसके बीच में सरकार की काफ़ी लड़ाई भी हुई थी, जिसमें 26 27 केस था, फिर 42 आया, फिर ये सब आया। तो ये भी एक अलग ही वो है, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। तो ये जो डिबेट चलती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है, 31 से होता है, 4th पार्ट में होता है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन से बेसिक, इसी में आता है वेलफेयर स्टेट बनाना। अब इसमें भी डीपीएसपी में 3 टाइप का होता है, एक तो होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर एक होता है कि भाई हमको लिबरल जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट होते हैं, ये भी पता होना चाहिए गांधीयन में क्या कहता है। गांधीयन में आता है कि भाई स्लॉटर व्लॉटर बंद कर दो और विलेज पंचायत वगैरह बना लो। लिबरल में अपना आर्टिकल 44 आता है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आना चाहिए, इस पर काफ़ी डिबेट होती रहती है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन ही शुड एड्रेस इट टू, सो काफ़ी इजी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वाइस प्रेसिडेंट का बेसिकली काम ही यही है, ठीक है। और इसमें बस ये है, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब प्रेसिडेंट कैसे आ सकती है कि भाई 5 साल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, रिज़ाइन कर दे, या फिर इम्पीचमेंट हो जाए। इम्पीचमेंट के प्रोसेस पे सवाल आ चुका है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का, वो क्या होता है, तो उसमें मेंबर्स जो होते हैं दे कैन रेज इट, फिर जो लीडर होता है, जो स्पीकर होता है हाउस का, दैट विल डिसाइड कि जो चार्जेस लगे हैं उनको इंक्वायर करना है कि नहीं करना। So then this process, then it goes to Supreme Court, then Supreme Court will inquire, then 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, then it will transmit to the other house, वहाँ भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। So काफी लंबा प्रोसीजर है। When the money bill is passed by the parliament, the president has the power to, अब जो मनी बिल है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही होता है, तो अमेंड और रिजेक्ट करने की तो बात ही नहीं है, रिकंसिडरेशन भी साफ होना गया हुआ है, तो वो अपने पास रख सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें अगर आपको 2-3 चीज़ पता होती थी कि अपना जो प्रेसिडेंट है उसके पास में कौन-कौन सी वीटोज़ होती हैं। तो एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है सस्पेंसिव वीटो, एक होती है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में होता है कि भाई उसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो कि भाई उसने क्या करा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। और एब्सोल्यूट होता है जिसमें वो कंसेंट दे ही ना, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की वीटोज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनी बिल के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, 110 होता है, कैसे वो कौन कौन से क्राइटेरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो इसमें ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसमें और सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें एक बार, ये तो हमें पता है कि भाई फजल अली कमेटी बनी थी 1956 में, उसका ये उसकी वजह से ये हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये कांग्रेस के पहले इंडिपेंडेंस में प्रोविंस के बेसिस पे बनेंगे, ऐसा बोल दिया गया था, पर जब हो गया तो उसके बाद में नहीं हुआ। तो पहली कमेटी जो बनी थी अपन को याद ही कि वो जेवीपी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिथारा भैया, तो उनकी बनी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये आइडिया, ठीक है। फिर बहुत डिमांड्स वगैरह हैं, आपको पता है सदर्न स्टेट से, और किसी की डेथ भी हो गई थी फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। उसके बाद में फजल कमेटी बनी, इसमें 3 मेंबर्स थे, ठीक है। इन्होंने जो था लैंग्वेज को ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया था, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट को जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। तो ये चीज़ इसमें पता होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए, तभी वो बनेगा। इसमें जो यूपीएससी और क्वेश्चन पूछता रहता है वो ये है कि कौन सा स्टेट कब बना, तो वो आप एक बार को याद रख सकते हैं कि
1960 में जो है हम सबको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र बन गए थे। फिर अपन को पता है कि 62 में हमें गोवा मिल गया था, हमने पोर्तुगीज़ को हरा दिया था। फिर हमें पता है 63 में हमारा जो है नागालैंड बन गया था। फिर 66 में हमें पता है कि भाई हरियाणा बन गया था और हिमाचल बन गया था। फिर 1972 में पता है कि मेघालय और मणिपुर बन गया था और त्रिपुरा बन गया था। तो ये मणिपुर याद रख सकते हैं कि 1972 में बन गया था। फिर 1975 में सिक्किम अपने अंदर में आ गया था। फिर 1987 में फिर अपन को पता है कि भाई गोवा बन गया था, स्टेट बना दिया था, अरुणाचल प्रदेश बन गया था, मिजोरम बन गया था। फिर 2002 में हमें पता है कि राजस्थान, ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन से इवेंट कम हुआ, तो जब जो है ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं अगर ये पता होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेटेस्ट हॉलमार्क ऑफ द पर्सनल लिबर्टीज। मैंडेमस तो होता है भाई कमांड दे दो, सर्टेरे होता है ऊपर की कोर्ट बोलती है कि भाई हमें दे दो, नीचे कोर्ट बोलते हैं कि वो बता दो भाई, रुक जाओ हम ही करेंगे। हेबियस कॉर्पस होता है टू प्रोड्यूस। तो हेबियस कॉर्पस जो है सबसे बड़ा वो है कि आप प्रोड्यूस करो। तो इट इज़ द बिगेस्ट, इसको उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में बॉडी ऑफ भी बोलते हैं। तो प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने, तो ये होता है। मैंडेमस आपको पता ही है, कमांड वमांड की बात है, ये सबको पूरा करो। सर्टोरी और कोवरंटो एक प्रोहिबिशन भी होता है, तो वो भी आपको पता ही है कि सर्टोरी तो मीन्स है टू सर्टिफाइड वगैरह का कुछ फंडा होता है। ठीक है, सर्टोरी तो इसमें लो हायर कोर्ट जो होती है, हायर कोर्ट जो होती है लोअर कोर्ट को बोलती है भैया तुमसे ना हो पाएगा, हम देखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। कोरंटो तो पता ही है, कोवरंटो तो पता ही है कि भाई केस अथॉरिटी पे इसको ये पोजीशन दी गई तो आप पूछ सकते हो। तो we will conclude our class, so we'll continue the discussion and we'll take further PYQs in the coming session.